हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। आप सबका जेके स्टडी सर्कल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारा साइंस का दूसरा लेक्चर है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़, these diseases are caused by certain infectious agent which may be bacteria or virus। इसका कहने का मतलब है कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जिसे बैक्टीरिया या वायरस फैलाते हैं। these are capable of being transmitted from person to person और from environment to person। ये ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को या एक इन्वायरमेंट से पर्सन को। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं कौन कौन सी वो हम देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन इसकी देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। दीज आर एज फॉलोज। अब देखो कौन कौन सी होती हैं, बैक्टीरियल होती हैं, वायरल होती हैं, प्रोटोजोल होती हैं, फंगल होती हैं और पैरासिटिक होती हैं। बैक्टीरियल में कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमारे पास हो गया टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। और वायरल में कौन कौन सी होगी, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, डेंगू हो गया। प्रोटोजोवल कौन कौन सी हैं, मलेरिया हो गया जैसे कालाजार हो गया। फंगल फंगल इन्फेक्शंस ऑफ नेल, ग्रोइन, स्किन्स, हेयर, इनका जितने जो भी इन्फेक्शन है ये फंगल डिजीज से होता है। पैरासिटिक इन्फेक्शंस ऑफ इंटेस्टाइनल वॉर्म्स लाइक रोन वॉर्म्स और लाइस, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में जैसे लाइस जिसे जुएँ बोलते हैं वो पड़ती हैं, और पेट में जो बोलते हैं कीड़े होते हैं वो ये डिजीज़ पैरासिटिक होती हैं। अब इसका हमने पढ़ना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये मतलब डिजीज़ ट्रांसमिट कैसे होती हैं। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन को भी आगे क्लासीफाई किया गया है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होती है, जैसे हमने डायरेक्ट कांटेक्ट में आगे किसी पर्सन को हमने टच किया, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट, जैसे हम किसी के साथ बात करते हैं और हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है, उससे भी हो सकती है। इससे कौन कौन सी मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से क्या क्या हो सकता है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मेनिंगिटिस हो गया। और जैसे कांटेक्ट विद सॉइल, सॉइल के कांटेक्ट में आने से हो जाता है, जैसे क्या क्या होता है, जैसे हुक वॉर्म इन इन्फेस्टेशन होता है, और टेटनस ये सॉइल के उससे होता है। इनकोगुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, इसका मतलब क्या है, सर्टन डिजीज़ स्प्रेड इन अदर वेज, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो इनके अलावा और किसी तरीके से भी फैल सकती हैं। जैसे रेबीज़ हो गया, रेबीज़ कैसे होता है, ये हमें एनिमल्स से होता है, जैसे कि हमें डंकी या किसी मंकी के काटने से हो गया। हेपेटाइटिस अकर ओइंग टू वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड नीडल्स, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ इंजेक्शन लगते हैं, जैसे किसी का मतलब यूज़ की हुई नीडल हमें हमें भी लगा दी, उससे हो जाता है। HIV एड्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये भी वैसे ही होती है, जैसे कंटेमिनेटेड नीडल्स का इस्तेमाल हो गया। HIV इन्फेक्टेड जो HIV होता है वो ट्रांसमिट हो सकता है मदर से बेबी को भी। और उस HIV जब हो जाता है उससे हम वो एड्स का कारण होता है, मतलब उससे हमें एड्स हो सकता है, जैसे एक्वायर एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब नेक्स्ट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज आर आल्सो ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली द फॉलोइंग वे दैट आर पॉपुलरली नोन एज 5FS। इसे हम 5FS के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से 5F हैं इसमें देखो, फ्लाइज हो गया, फिंगर्स हो गया, फॉर्मिटीज हो गया, लाइक टॉवल्स, हैंकरचीफ्स एटसेट्रा, फूड एंड फ्लूइड, इससे हमें फैलती हैं communicable diseases. Some diseases are spread through water, food, ice, blood
एंड बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, पोलियो हो गया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हो गया, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो गया, फ्लाइज हो गया, कंटेमिनेट फूड हो गया और अदर ईटेबल्स ये हो गया। ये डिजीज़ हमें होती हैं वाटर वाटर से या खाने से, या हमने ठंडा खा लिया उस वजह से होगी। और अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। अ लिविंग कैरियर इज़ नोन एज वेक्टर। अगर मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू हमें वो डिजीज़ आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर इज़ अ डिजीज एजेंट दैट लिव्स ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ द कैरियर causing disease like malaria and plague। अब इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब वो एजेंट, डिजीज का एजेंट जो रहता है, जो जो हमें इन्फेक्शन करेगा, पैरासाइट या मॉस्किटो जो भी, उसके अंदर ही वो पाया जाता है। वो उसके काटने से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। एयरबोर्न इन्फेक्शंस, मटेरियल ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एयरबोर्न इन्फेक्शन कैसे होते हैं, वही हम जैसे क्या ड्रॉपलेट, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारा सलाइवा उसके मुंह पे पड़ रहा है या वैसे हो रहा है, तो इससे हमें एयरबोर्न डिजीज़ होती है। जैसे से और दूसरा उसका कारण होता है और डस्ट कॉज डिजीज़, मतलब धूल छूल जिससे होती है, इससे हमें क्या होता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और इच माइट्स होता है और फॉर्मिटीज और ऑब्जेक्ट लाइक टॉवल, हैंकरचीफ, टॉय, ग्लास, स्पून्स एटसेट्रा विच वी यूज़ डेली। अगर हम डेली मतलब उससे भी हमें बीमारी फैल सकती है। जैसे हमने किसी का यूज़ किया हुआ मतलब जो बंदा एक इन्फेक्टेड है उसका यूज़ किया हुआ हमने टॉवल यूज़ कर लिया, उससे भी हमें हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। आई एंड स्किन इन्फेक्शन एंड डायसेंट्री, जैसे डायरिया विद ब्लड हो गया, और स्प्रेड थ्रू दीज फॉर्मिटीज। अवर अनक्लीन हैंड एंड फिगर एक्ट एज डिजीज। अगर हम अपने हाथ नहीं धोते या उंगलियां नहीं धोते, उससे भी हमें डिजीज हो सकती है। अगर हमने किसी इन्फेक्शन वाले इंसान को हैंड शेक किया, उसके थ्रू हमें भी इन्फेक्शन आ सकता है। causing agent and transfer infections to food through skins, nose and cause diseases such as intestinal parasite, dysentery, typhoid। अब जैसे हमने किसी को टच किया, उससे हमारे हाथ में इन्फेक्शन आ गया, हमने उसी हाथ से खाना खाया और उसी हाथ से खाना खाने की वजह से वही इन्फेक्शन हमारे अंदर चलेगी, उससे हमें जैसे बीमारियाँ फैलती है, डायसेंट्री होती है, हम टाइफाइड हो जाता है। हेल्दी पीपल कैन आल्सो स्प्रेड डिजीज़। जो हेल्दी पीपल होते हैं वो भी स्प्रेड कर सकते हैं डिजीज़ को, इफ़ दे आर कैरियर्स, अगर वो कैरियर्स हैं। अगर मतलब समझ लो जैसे कि हमारे घर में कोई हेल्दी पर्सन है और बाहर वो किसी से हैंड शेक कर रहा के आ रहे हैं, मतलब वो इन्फेक्शन वाला पर्सन था, उससे हैंड शेक किए और वो उस इन्फेक्शन को घर में ला रहे हैं, और वो काम क्या कर रहे हैं, वो कैरियर का काम कर रहे हैं। दीज आर द पीपल हु देमसेल्व्स मे बी इम्यून टू organisms they harbor but can be a source of transmission to other as happen in case of typhoid। बेशक उनका वो टच कर रहे हैं, उनको इन्फेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ज़रूरी नहीं है कि घर में हर इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, तो वो एज अ कैरियर काम करते हैं डिजीज़ को लाने में। अब नेक्स्ट, अब हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसको इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नहाना चाहिए हर रोज़, कट करने चाहिए नेल और वॉश करने चाहिए हेयर, ब्रश करना चाहिए टीथ को ट्वाइस अ डे, इंश्योर करना चाहिए कि आपके कान साफ रहें, और डोंट शेयर आर्टिकल्स दैट आर पर्सनल यूज। बिल्कुल नहीं अपना पर्सनल आर्टिकल यूज़, दूसरों के पर्सनल आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे हो गया टॉवल हो गया, सोप हो गया, टूथ ब्रशेज़ हो गए, कम्स हो गए, रेजर्स हो गए एंड अदर टॉयलेटरीज। और वॉश हैंड करना चाहिए खाना खाने से पहले, और उसके बाद वॉश हैंड करना चाहिए, सोप के साथ करना चाहिए बिफोर टचिंग यूर फेस, आइज़, माउथ। और मैनी माइक्रोब्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई आर ट्रांसमिटेड बाय टचिंग सरफेस विद हैंड्स। ये मतलब बहुत सारे ये वायरस इस तरीके से फैलते हैं कि हम किसी इन्फेक्टेड प्लेस को टच करते हैं, उस वजह से। फूड एंड वाटर हाइजीन हमें होना चाहिए, जैसे ड्रिंक पोर्टेबल वाटर, जैसे हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जो पानी हमें दिखता साफ़ है बट होता नहीं है, हमें हमेशा
वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए। ईट एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए। डू नॉट परचेज एंड कंज्यूम फ्रूट एंड वेजिटेबल विच हैव बीन कट एंड केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें ऐसी सब्जियां या फ्रूट नहीं खरीदने चाहिए जो ओपन में पड़े हों, कट करके रख के ओपन में रखे हों और वो कितने दिनों से, चाहे 2-4 दिनों से हों, तो हम उनको भी खरीद लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कीप ऑल फूड आर्टिकल्स कवर्ड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन बाय फ्लाइज। हमें खाना ढक के रखना चाहिए कि उस पर फ्लाइज ना बैठें जिससे हमें इन्फेक्शन हो। उसके बाद इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे हमें सैनिटरी लेटरिन यूज़ करना चाहिए। अवॉइड एयर डिफेक्शन के लिए थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन टू अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। हमें वेस्ट डस्टबिन में डालना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हमें उस पर मक्खियाँ ना फैलें। क्लीन ड्रेन रेगुलरली, हमें नालियाँ रोज़ साफ़ करनी चाहिए। जो अपनी ड्रेन, जो वाटर वहाँ जहाँ से बाहर जा रहा है, और हमें साफ़ करना चाहिए। रेगुलर चेक द प्लेसेस वेयर वाटर इज़ कलेक्टेड एंड हैज़ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग। हमें प्लेसेस चेक करना चाहिए जहाँ पे पानी खड़ा रहता है और जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीड कर रहे हों। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ mosquitoes to prevent contamination of drinking water. The container of drinking water must be kept clean and safe place. और उसके बाद हमारा आ गया वैक्सीन्स। वैक्सीन क्या करती हैं? वैक्सीन्स जो होती हैं हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और हमें हेल्प करती हैं फाइट डिजीज़ से फाइट करने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ आर प्रिवेंटेड बाय टेकिंग वैक्सीन्स। जो मतलब लार्ज नंबर पे हमारे जो डिजीज़ हैं वो हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं वैक्सीन्स लेके। जैसे हमारे पास हो गया डिप्थीरिया की वैक्सीन, प्रोट्यूसिस की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन, टेटनस की वैक्सीन, रेबीज़ की वैक्सीन, मीज़ल्स की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, टाइफाइड की वैक्सीन, एट्सेट्रा। और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इज़ यूजिंग मेडिसिन। हमें अपनी डिजीज़ को की रोकथाम के लिए हमें मेडिसिन का भी यूज़ करना चाहिए। मेडिसिन किल माइक्रोब्स, ये हम माइक्रोब्स को किल करती हैं। दीज आर क्लासिफाइड एंटीवायरल, एंटीफंगल्स एंड एंटीप्रोटोजोवल्स। इनको 3 में डिवाइड किया गया। और उसके बाद एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स दे एक्ट अपॉन, होवर दिस मेडिसिन शुड बी टेकन इन रिकमेंडेड डोज। ये हमें उस हिसाब से लेंगे जैसे हमें डॉक्टर रिकमेंड करे। वन शुड अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिजीज़। Patients suffering from such disease that are communicable should be kept in a clean environment and isolated from others. उनको दूसरों के साथ से आइसोलेट करके रखना चाहिए और उनको साफ जगह पर रखना चाहिए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसकी हमें एजुकेशन और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज दैट देयर कॉजेज एंड मोड्स ऑफ स्प्रेड। पीपल शुड also be also be made aware of the responsibility toward control of communicable disease, ensuring use of safe water, healthy food, proper management of garbage and water disposals. Now we start with non-communicable disease. Non-communicable disease may occur due to genetic and lifestyle फैक्टर। इनका फैक्टर होता है जेनेटिक और जो हमारा लाइफस्टाइल होता है उस पर डिपेंड करती हैं। डिजीज़ व्हेन these are caused by an unhealthy lifestyle, these diseases are also called as lifestyle disease। जब हम ये डिजीज़ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इफ़ेक्ट करें तो तब हम इन्हें कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। रिस्क फैक्टर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्लूड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, poor dietary habits, inadequate sleep, stress and habit like smoking, taking alcohol and tobacco chewing। ये इन वजह से ये डिजीज़ होती हैं। इनकी क्लासिफिकेशन एंड आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी। लाइफस्टाइल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं? जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, स्मोक हो गया और कैंसर हो गया। और मेंटल हेल्थ डिजीज़ होती हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, ट्रॉमा हो गया। अब इसमें दिखाया गया है कि बिहेवियर फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। बिहेवियर
रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? अनहेल्थी डाइट हो गया, जैसे कि फिजिकल इनएक्टिविटी। अनहेल्थी डाइट मीन्स हम अनहेल्थी खाना खाते हैं, जंक फूड हो गया, जैसे हो गया। फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया, जैसे हम एक्सरसाइज ना करना, सुस्त रहना, आलसी पड़े रहना, तंबाकू यूज़, ज़्यादा तंबाकू का यूज़ करना, शराब पीना, अल्कोहल यूज़, स्ट्रेस लेना, ये बिहेवियर रिस्क फैक्टर होते हैं। और फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो गए? जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड ग्लूकोज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, वेट लॉस हो गया। ये हमारे साइकोलॉजिकल रिस्क फिजियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर होते हैं। डिजीज़ आउटकम, इससे क्या क्या डिजीज़ आउटकम होती है? हार्ट डिजीज़ होती है, स्ट्रोक होते हैं, डायबिटीज़ होती है और कैंसर होता है। नेक्स्ट, डाइटरी फैक्टर। डाइटरी फैक्टर क्या है? डाइटरी फैक्टर ऑल पैकेज्ड and canned food item contain a very high level of sodium because of presence of salt that is used in preservatives. If you are in a habit of adding table salt in your food, you are consuming excess salt. Use of excess salt is linked with hypertension, hence consumption of excessive salt in daily food, packed and canned food needs to be avoided. जैसे कि हम जानते हैं कि जो पैक्ड हमारा खाना होता है उसमें सोडियम होता है बहुत सा, क्योंकि सोडियम को हम एज ए यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव, और उसके बाद हम एडिशनल सॉल्ट ऐड करते हैं अपने फूड में, वो भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। हैंस कंजम्पशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट इज डेली फूड, पैक्ड एंड कैन फूड नीड्स टू बी अवॉइडेड, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे आलसी पड़े रहना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, यू कैन पुट ऑन एक्सेस वेट, आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज डेली। दिस इज एक्सेस वेट, लैक ऑफ एक्सरसाइज कैन लीड टू हाइपरटेंशन, इसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन भी हो सकती है। नेक्स्ट, mental stress and chronic anxiety. People who cannot manage stress and constantly worry about things are prone to hypertension. वो पीपल जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते और कॉन्स्टेंटली वरी रहते हैं अपनी चीज़ों से, वो उनको हाइपरटेंशन होता है। हैंस वंस नीड्स टू लर्न कोप विद स्ट्रेस, हमें हमेशा अपने स्ट्रेस के साथ, मतलब हमें स्ट्रेस से बाहर निकलने की हमें आदत डालनी चाहिए। विद स्ट्रेस इन हेल्दी वे, डूइंग मेडिटेशन। अगर हम इसको कैसे अपने आप स्ट्रेस को अपने आप से दूर रख सकते हैं? हम मेडिटेशन करें, योगा करें, एंड डाइवर्टिंग अटेंशन, ऑब्जर्विंग हेल्दी मेंटल हैबिट्स। जैसे हम अपने टेंशन को दूर करने के लिए म्यूज़िक सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइटिंग पोइम लिख सकते हैं, और कोई हॉबी पर परस्यू कर सकते हैं, जैसे कोई क्रिकेट हो गया, कोई वॉलीबॉल खेल सकते हैं। इससे हम अपना मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यूज, तंबाकू यूज, इनटेक ऑफ निकोटीन इधर थ्रू स्मोकिंग और च्यूइंग तंबाकू में लीड टू हाइपरटेंशन। अब तंबाकू का यूज़ करने से भी हाइपरटेंशन हो सकती है, और हमें इसके लिए तंबाकू को भी अवॉइड करना चाहिए। कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ तंबाकू, गुटखा, खैनी एट्सेट्रा हैज़ बीन लिंक टू वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर। आपको पता होगा जैसे गुटखा और खैनी, जो भी तंबाकू के आइटम्स हैं, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, इसको नहीं करना चाहिए, इससे हमें कैंसर हो सकता है। आपको पता है, द कंजम्पशन ऑफ तंबाकू देयरफॉर मस्ट बी अवॉइडेड, हमें इसको भी अवॉइड करना चाहिए। इंडोक्राइन डिजीज़, अब इससे इंडोक्राइन डिजीज़ कौन सी होती हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इंडोक्राइन डिजीज़, डायबिटीज़ जैसे हो गया, मेलिटस इज़ वन ऑफ इंडोक्राइन डिजीज़, इट इज़ कॉज ड्यू टू इनएडुकेट सिक्रेशन ऑफ हार्मोन इंसुलिन। हम आपको पता होगा हमारे बॉडी में एक हमारे बॉडी में इंसुलिन होता है, जब वो सही अमाउंट में रिलीज़ नहीं होता तब हमें डायबिटीज़ होती है।
इंसुलिन रेगुलेट द शुगर लेवल इन आवर बॉडी, ये हमारे शुगर लेवल को रेगुलेट करती है हम बॉडी में इंसुलिन। लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेज इंक्रीज ऑफ शुगर इन आवर बॉडी। अब जैसे ही वो अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी तो हमारा शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे हमें डायबिटीज़ होगी। कॉमन सिम्टम इसके क्या हैं, जैसे आपको भूख लगेगी, हंगर इंक्रीज हंगर, आपको पेशाब बार बार आएगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन तेज़ हो जाएगी, एंड मतलब आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, ग्रोइंग थ्रस्ट होगा। हाँ, इससे ये हो गया आपकी एंडोक्रीन डिजीज़। इसमें आगे एग्जांपल दिए आजकल चिल्ड्रन ओडोलोसेंट उनको भी डायबिटीज़ है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ बताई गई है। और फिर टाइप 2 में आपको बताई गई है इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ये हमारे किडनी पे असर कर सकती है, आइज़ पे असर होती है, अदर ऑर्गन ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी, इससे हमारे अदर ऑर्गन को भी डैमेज हो सकता है। डायबिटीज़ कैन बी मैनेज्ड प्राइमरली बाय ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन लाइफस्टाइल। इसको हम मतलब रोकथाम इसकी कर सकते हैं अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। हम मतलब एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें, या मेडिकेशन लें, दवाई लें किसी से। अब हेरिडिटरी डिसऑर्डर क्या होता है? हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है जेनेटिक, ये जेनेटिक होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जैसे हेमोफेलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, मसल डिस्ट्रोफी हो गया। ये हेरिडिटरी डिजीज़ हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती हैं फैमिली में। कांस्टेंट केयर एंड सपोर्ट में हेल्प द कंसर्न इंडिविजुअल मैनेज दिस डिसऑर्डर, मतलब उनकी अगर केयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ये वो इस डिसऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, अब ये हम पढ़ते हैं। इन इंडिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ काज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो हमें पता है। दीज डिजीज काज डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ इनकम, डिसरप्शन इन फैमिली environment, poor quality of life in most productive years. We are going through the highest incidence of diabetes in world by 2020। हम मतलब 2020 में पहले कहा गया था कि हम मतलब टॉप कर जाएंगे, पर हम कर भी चुके हैं। डायबिटीज़ में हम टॉप पे आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। अब उसके बाद हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट eating a balanced diet help in prevention of obesity and other lifestyle diseases. The balanced diet include fruit and vegetables, preferably locally available, and seasonal whole grain products, milk and milk products। मतलब हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। इस ये भी हम रोकथाम कर सकती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम फैलने में। एडवोकेट स्लीप, हमें 6 से 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए रेगुलरली। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम मतलब स्ट्रेस में चल जाएंगे, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगी तो अदर डिजीज़, मतलब एक एक के साथ दूसरी डिजीज़ ऑटोमेटिकली लिंक्ड है। अगर आपको एक डिजीज़ हो रही है तो इसके साथ दूसरी डिजीज़ भी हो जाएगी, मतलब आपका सिस्टम पूरा मतलब गड़बड़ जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज़ 20 से 30 मिनट हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, क्लाइंबिंग करनी चाहिए, मतलब स्टेयर्स पे अप डाउन करना चाहिए, स्कीपिंग करनी चाहिए, जिम जाना चाहिए। इससे भी हम इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। अब मेंटल रिलैक्सेशन, हम मेंटल रिलैक्सेशन अब कैसे पाएँ? मेंटल रिलैक्सेशन, इफ़ अ पर्सन नॉट एबल टू हैंडल स्ट्रेस, अगर एक कोई आदमी है जिसको जो है स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकता, वो एंग्जाइटी या डिप्रेशन एक्सपीरियंस करता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, और वो एक्सपीरियंस साइकोसोमैटिक सिम्टम, जैसे वो हेड एक हो गया, बॉडी एक हो गया, स्टोमक एक हो गया, फटीग हो गया, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल एक्टिविटी। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज एंड अदर योगा उसकी हेल्प कर सकते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। फिर उसके बाद हो गया अवॉइडिंग यूज़ ऑफ टबैको एंड अल्कोहल, हमें ये नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हो गया एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट हमें लेने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होगा, इससे आपको एजिंग नहीं होगी। जैसे आजकल देखा होगा कि मोस्टली मोस्ट
मोस्टली पीपल्स में एजिंग इफेक्ट दिखाई जाता है, मुंह पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वो उनमें एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, वो उस वजह से एजिंग इफेक्ट हमें शो होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डैमेज, रिपेयर ऑफ सेलुलर फंक्शन एंड डिले ऑफ एजिंग प्रोसेस। ये फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स और द रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, हमें ये लेने चाहिए। यूज़ ऑफ आयुर्वेदिक, हेमोपैथी एंड यूनानी मेडिसिन आल्सो हेल्प इन क्योर्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इससे भी हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोक सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे मोस्टली बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि हमें इससे और हमें हौसला मिल सके और हम आगे भी ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।